नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की। और आज के सेशन में हमने लिया है क्लोज टेस्ट को, जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 12/9/2019 वाले क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। एक्चुअली में एग्जाम 2018 का था, लेकिन हुआ था 12/9/2019 को। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी तो अच्छी होनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ आपको जरूरत पड़ेगी आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स की। किसी पैराग्राफ को, किसी सेंटेंस को पढ़कर आपने उसे कितना समझा, आप उससे कितना समझ निकाल पाए, ये जरूरी है क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए। तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को, रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप जो है एनसीईआरटी की किताबें पढ़ सकते हैं। जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो भी अच्छी बात है। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। ये रहा हमारा आज का क्लोज टेस्ट। 10 ब्लैंक आपको दिए हैं, ये ब्लैंक फिल करने होते हैं। चाहे आप अपनी ग्रामर की कुछ कुछ ब्लैंक ऐसे हो सकते हैं कि आपकी ग्रामर की स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ ब्लैंक ऐसे हो सकते हैं जहां पर वोकैबुलरी के आधार पर आपको फिल करना होगा। लेकिन ओवरऑल आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। पढ़कर सीधे सीधे समझ में आना चाहिए कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। इन अ रेयर शो ऑफ ऑनेस्टी, ब्लैंक, सॉरी, कोमा लगा दिया गया। कोमा लगाकर इस फ्रेज को अलग कर दिया गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज थी। उसके बाद यहां से अ गार्डनर ऑफ द, ये अ गार्डनर जो है ये सब्जेक्ट है। अ गार्डनर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज हैंडेड। अब देखिए, यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब लगी है और यहाँ पर मेन वर्ब लगी है हैंडेड, और ये एक फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पर ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं एडवर्ब के रूप में, हैंड ओवर, हैंड आउट, हैंड अप, हैंड डाउन, ये 4 फ्रेजल वर्ब आपको दी गई है। 4 फ्रेजल वर्ब के मीनिंग अगर आपको पता है तो आप इस ब्लैंक को आसानी से फिल कर सकते थे। मैं इनके मीनिंग आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हैंड, सबसे पहला है हैंड ओवर। हैंड ओवर, हैंड ओवर, या ये इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है, हैंड समथिंग ओवर। हैंड समथिंग ओवर, इस तरह से भी ये लिखा हुआ आ सकता है। हैंड ओवर का मतलब होता है टू गिव समथिंग टू समवन एल्स। जो चीज तुम्हारे पास है उसको किसी और को दे देना। टू गिव समथिंग टू समवन एल्स। फिर दूसरी एक फ्रेजल वर्ब आपकी आई है हैंड आउट। हैंड आउट का भी एक सिमिलर सा ही मीनिंग होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको इस तरह से भी लिखा हुआ दिख जाएगा आप, ये हैंड समथिंग आउट। इस स्ट्रक्चर में भी ये फ्रेजल वर्ब आपको लिखी हुई मिल सकती है। हैंड आउट का मतलब हो जाएगा टू गिव समथिंग टू ईच पर्सन इन अ ग्रुप। आपके पास एक मिठाई का डिब्बा है, लड्डू का डिब्बा है, और बहुत सारे लोग आपके सामने हैं। आपने सबको एक एक लड्डू पकड़ा दिया। ये जो है लोग हैं, सबको एक एक लड्डू पकड़ा दिया। आपने क्या कर दिया, हैंड आउट कर दिया। जो ग्रुप है उस ग्रुप में ईच पर्सन को कुछ दे देना, गिव कर देना, हैंड आउट करना होता है। तो दोनों का मीनिंग सिमिलर है लेकिन डिफरेंस है। फिर आगे एक फ्रेजल वर्ब आई है हैंड अप। हैंड अप या फिर हैंड समथिंग अप। अब देखिए, हैंड अप का जो मतलब है वो थोड़ा सा मेटाफोरिकल सेंस में है, फिजिकल सेंस में भी है। हैंड अप का मतलब हो जाता है टू गिव एन ऑफिशियल डिसीजन और प्लान टू ए हायर अथॉरिटी। ठीक है, जैसे सेशन कोर्ट ने कोई डिसीजन लेना था, कोई प्लान करना था, कोई लॉ पास करना था, या लॉ में कुछ भी एडजस्टमेंट करना था, तो वो नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपनी हायर अथॉरिटी को, दूसरे अब जो उनका अपर हायर कोर्ट होता है उसको हाई कोर्ट को दे दिया, या सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने पास ऑन कर दिया। तो ये हैंड अप का मीनिंग हो जाता है। सब इंस्पेक्टर को जो डिसीजन लेना था वो नहीं ले पाए, तो सीनियर इंस्पेक्टर को, एसएचओ को उन्होंने जो है ये डिसीजन दे दिया कि आप इस डिसीजन को लो। ये मीनिंग होता है हैंड अप का। हैंड डाउन का क्या मीनिंग आ जाता है?
एक फ्रेजल वर्ब है आपकी हैंड डाउन या हैंड समथिंग डाउन। हैंड डाउन या हैंड समथिंग डाउन का मतलब हो जाएगा टू गिव। देखिए चारों के मीनिंग में गिव है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है जिसको भी दिया जा रहा है वो चारों के ऑब्जेक्ट अलग अलग है। टू गिव समथिंग टू यंगर पर्सन इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में जो यंगर पर्सन है आपने उसको कुछ दे दिया तो आपने क्या कर दिया, हैंड डाउन कर दिया। इसका एक और मीनिंग निकल के आ जाता है टू पास ट्रेडिशंस फ्रॉम ओल्डर जनरेशन टू यंगर। ओल्डर जनरेशन ने अपने जो ट्रेडिशंस है अपनी यंगर जनरेशन को दे दिए, तो उन्होंने क्या किया, हैंड डाउन कर दिया। ये इसके मुख्य मीनिंग होते हैं। अब आप देखिए पूरे सेंटेंस को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप पता लगा पाएंगे कि कौन सा वाला यहाँ आना है। अ गार्डनर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज हैंडेड ब्लैंक दिया हुआ है टू द पुलिस। तो पुलिस तो कोई समवन एल्स हो गई, गार्डनर कोई और व्यक्ति है, पुलिस कोई और व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो मीनिंग के हिसाब से आ जाना चाहिए 186 का फर्स्ट, हैंड ओवर, टू गिव समथिंग टू समवन एल्स। गार्डनर ने जो भी उसको मिला वो पुलिस को दे दिया। क्या मिला था, 57 तोलास ऑफ गोल्ड। अ गार्डनर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज हैंडेड ओवर टू द पुलिस 57 तोलास ऑफ गोल्ड। अब आगे देख लेते हैं ब्लैंक में ऑप्शन क्या है 187 के। रिकवर्ड, रिकवर्स, रिकवरिंग, रिकवर। देखिए जो रिकवरिंग है ये तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अब देखिए यहाँ पर मेन वर्ब की तरह तो कोई वर्ब आनी नहीं है, एक नाउन लगा हुआ है। इस नाउन के लिए हमें एडजेक्टिव लगाना है। अब एडजेक्टिव जो है हमें वर्ब की फॉर्म में दिया हुआ है। इट मींस या तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है या कोई पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग को कन्वे करता है, पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग को कन्वे करता है। तो ये दिया हुआ है पास्ट पार्टिसिपल, ये दिया हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन दो ऑप्शन में से किसी एक को लगाना है, ये तो आएंगे ही नहीं। रिकवर्स तो ऐसी आई एस फॉर्म लगा रखी है, मेन वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है, उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। रिकवर भी बेस फॉर्म है, उसका भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो रिकवर्ड और रिकवरिंग में से कौन सा आना चाहिए? रिकवरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। रिकवर्ड पास्ट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग को कन्वे करते हैं, मतलब जिसके लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं वही उस काम को कर रहा होता है। तो क्या गोल्ड ने कुछ रिकवर किया है? नहीं, गोल्ड को रिकवर किया गया है बाय हिम, उसके द्वारा। बाय जो है प्रीपोजिशन डूअर को रिफर करने के लिए लगाया जाता है, यानी कि ये जो रिकवर वाला एक्शन हुआ है यहाँ पर, गोल्ड को रिकवर किया गया है और किसी और के द्वारा किया गया है। तो एक्शन डन बाय समवन एल्स है और वो समवन एल्स लिखा हुआ है बाय प्रीपोजिशन लगा के डूअर हिम। तो यहाँ आना चाहिए पास्ट पार्टिसिपल, रिकवरिंग नहीं आएगा, रिकवर्ड आ जाएगा। 57 तोलास ऑफ गोल्ड रिकवर्ड बाय हिम व्हाइल वर्किंग इन द। अब देखो 188 में क्या आएगा, ऑप्शन से देख के हमें पता लगेगा। गार्डन, ऑर्चर्ड, पार्क, फील्ड। गार्डन, सिंपल सी बात है, गार्डनर की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या जाएगा, गार्डन। गार्डन ऑफ द सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स बेंगलोर इन राजपुर। उसको जो यहाँ पर मिला है, यहाँ पर वो काम कर रहा था, उसको जो है 57 तोलास ऑफ गोल्ड मिला, उसने पुलिस को दे दिया। आगे देख लेते हैं 189 में, ये ऑप्शन है आपके सामने। द इंजीनियर इंटर्न, द गार्डनर इंटर्न, द कस्टम ऑफिसर इंटर्न हैज हैंडेड ओवर। देखिए सबसे पहले तो गार्डनर ने पुलिस को दे दिया, इंटर्न लगा हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उसको सेंट्रल एक्साइज और कस्टम ड्यूटी को दे दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा। गार्डनर ने पुलिस को दिया और पुलिस ने इन टर्न उसको हैंड ओवर कर दिया दूसरी अथॉरिटी को, इंस्पेक्शन करने के लिए कि क्या है ये, किसका है, कहां से आया है। ठीक है, तो ये हो गया द पुलिस इन टर्न हैज हैंडेड ओवर। अब 190 में देख लेते हैं क्या ब्लैंक आएगा। हैज हैंडेड ओवर द कॉइन्स, बैंगल्स, बिस्किट्स, गोल्ड।
गोल्ड निकला है ना, तो गोल्ड ही तो आएगा यहाँ पर। यही तो पहले गार्डनर ने पुलिस को दिया, फिर पुलिस ने सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट को दे दिया। 190 हो गया, 191। ठीक है, द पुलिस इन टर्न हैज हैंडेड ओवर द गोल्ड टू द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट बाय इन्वेस्टिगेशन, अबाउट इन्वेस्टिगेशन, फॉर इन्वेस्टिगेशन। फॉर लगाया जाता है पर्पस के लिए। पुलिस ने कस्टम, सेंट्रल एक्साइज और कस्टम डिपार्टमेंट को क्यों दिया? रीजन क्या था, पर्पस क्या था हैंड ओवर करने का? इन्वेस्टिगेशन। तो पर्पस को रिफर करने के लिए फॉर प्रीपोजिशन लगाया जाता है, बाय प्रीपोजिशन किसी डूअर को रिफर करने के लिए, अबाउट कंसर्निंग के मीनिंग को रिफर करता है, यानी कि किसी से रिलेटेड या किसी से कंसर्निंग हमें कुछ बताना है तो अबाउट लगा देते हैं। टू लगाया जाता है डेस्टिनेशन वगैरह को या रिसिपिएंट वगैरह को रिफर करने के लिए। तो 191 का हो जाएगा थर्ड। पर्पस बताने के लिए हमने क्या, पर्पस क्या था हैंडओवर का? पुलिस ने हैंडओवर किया तो क्यों किया? इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो फोर प्रीपोजिशन यहाँ पर आ जाएगा। 192 में देख लेते हैं क्या आएगा। इट वाज इन जून दिस ईयर आफ्टर राम दयाल फाउंड, या अंटिल राम दयाल फाउंड, दैट राम दयाल फाउंड, या वाइल राम दयाल फाउंड। देखिए इट वाज इन जून दिस ईयर, ये जो इट वाज इन जून दिस ईयर जो लगाई गई है, इसमें जो इट सब्जेक्ट है ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट किसी दूसरी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाए जाते हैं, और जिस इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया गया है उसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लिखा गया है। ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन लिखी है ये वही है जिसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इट को लगाया गया है। तो अगर मेन क्लोज से रिलेवेंट हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो हम कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं? डेट कंजंक्शन लगाते हैं। इट वाज इन जून दिस ईयर दैट राम दयाल फाउंड ए टाइनी प्लास्टिक बॉक्स मेटिकुलसली, फिर आगे देखेंगे ब्लैंक में। अंटिल लगाया जाता है एक डेडलाइन को रिफर करने के लिए कि कोई एक्शन कहां तक चला, कंजंक्शन ही होता है। व्हाइल लगाया जाता है किसी ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए। आफ्टर होता है एक टाइम कंजंक्शन, किसी के बाद अगर कुछ हुआ तो आफ्टर लगाकर लिख देते हैं कि इसके बाद ये चीज हुई। तो आफ्टर यहाँ पर टाइम कंजंक्शन की जरूरत नहीं थी। कोई अंटिल भी टाइम कंजंक्शन होता है, इसकी भी जरूरत नहीं थी। व्हाइल भी टाइम कंजंक्शन होता है, इसकी भी जरूरत नहीं थी। यहाँ पर लगा रहा था मैं डेट। जिस क्लोज को, जिस इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाया है, उसको बाद में मेंशन करने के लिए हमने डेट कंजंक्शन लगाकर वो इंफॉर्मेशन लिख दी। इट वाज इन जून दिस ईयर दैट रामदयाल फाउंड ए टाइनी प्लास्टिक बॉक्स मेटिकुलसली। 193 में देख लेते हैं। मेटिकुलसली शेल्टर्ड, टॉप्ड, एनक्लोज्ड, कवर्ड। ठीक है, शेल्टर का मतलब होता है टू गिव समवन अ होम। शेल्टर का मतलब होम होता है, तो शेल्टर वर्ब भी हो जाती है, नाउन भी हो जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो वो प्लास्टिक का बॉक्स था उसे कोई घर दिया गया था पॉलीथीन का, शेल्टर्ड किया गया था, शेल्टर्ड विद पॉलीथीन नहीं। टॉप्ड विद पॉलीथीन में नहीं आएगा। टॉप मतलब किसी के टॉप पर कुछ रख देना। एनक्लोज भी नहीं आएगा। एनक्लोज का मतलब होता है टू सराउंड समथिंग। जैसे कि आपका ये घर है, आप अपने घर के चारों तरफ क्या करो, श्रब्स लगा दो, या आपने किसी तरीके की यहाँ पर कोई दीवार खड़ी कर दी तो आपने क्या कर दिया, उसको एनक्लोज कर दिया। या आपने पेड़ पौधे लगा दिए, झाड़ियां लगा दी, तो आपने क्या किया, अपने घर को एनक्लोज कर दिया, सराउंड कर दिया। एनक्लोज का मतलब होता है टू सराउंड समथिंग, चारों तरफ से क्लोज कर देना। तो ऐसा भी नहीं है कि जो प्लास्टिक का बॉक्स था उसको मेटिकुलसली का मतलब केयरफुल्ली, केयरफुल्ली। तो ऐसा नहीं है कि जो प्लास्टिक का बॉक्स था उसको मेटिकुलसली एनक्लोज किया गया था, उसको कवर किया गया था। पॉलीथीन में जो है उसको कवर करके मेटिकुलसली कवर किया गया था। इट वाज इन जून दिस ईयर दैट रामदयाल फाउंड ए टाइनी प्लास्टिक बॉक्स मेटिकुलसली कवर्ड विद पॉलीथीन बरीड 6 इंचेस। आगे देख लेते हैं क्या आना है 194 में। बरीड 6 इंचेस डीप अंडर ए banyan tree या डीप एंड डीपली डेप्थ। ठीक है, 6 इंचेस और यहाँ पर डीप आ जाएगा। यहाँ पर हमने एक एडवर्ब को लगाने की कोशिश की है। अंडर ए banyan tree ये प्रीपोजिशन फ्रेज हो गई, उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखेंगे ना, डीप एडजेक्टिव भी हो जाता है और एडवर्ब भी हो जाता है। डीपली भी एक एडवर्ब है,
लेकिन इसका मीनिंग कुछ और निकल के आता है। डीपन जो है एक वर्ब है, डीप एडजेक्टिव से वर्ब बनाई गई है en लगाकर, डीप एडजेक्टिव में ही en लगाकर एक वर्ब बनाई गई है डीपन। डेप्थ नाउन है। डीपली एक एडवर्ब मैनर हो गया, और डीप देखिए डीपली एक एडवर्ब मैनर को रिफर करेगा। मैनर बताएगा कोई आपने काम किया, डीपली किया, या आपने कोई खुदाई की, कुछ इरिगेट किया तो आपने डीपली कर दिया, एक एडवर्ब मैनर है। और ये जो डीप है ये एडवर्ब प्लेस की तरह यूज होता है, एक प्लेस को रिफर कर रहा है कि 6 इंचेस डीप वो बरीड था। ठीक है, इट वाज इन जून दिस ईयर। ठीक है, यहाँ इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। विद पॉलिथीन बरीड 6 इंचेस डीप अंडर ए बैनियन ट्री व्हाइल डिगिंग द गार्डन। ठीक है, गार्डन को डिग कर रहा था और उसको जो है 6 इंचेस डीप जो है बैनियन ट्री के अंदर नीचे वो मिला, जो भी उसको प्लास्टिक बॉक्स मिला। आगे क्या लिखा हुआ है, ही पिक्ड ऑन, पिक्ड इन द बॉक्स, या पिक्ड ओवर द बॉक्स, या पिक्ड अप द बॉक्स। ठीक है, पिक ऑन का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, पनिश और बी अनकाइंड टू समवन। आपने किसी पर्सन को चूज कर लिया और उस पर्सन को जो है आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, बहुत अनकाइंड है उसके लिए, तो आपने क्या कर लिया, उसको पिक ऑन कर लिया। मैं यहाँ पर लिखवा देता हूं, फ्रेजल वर्ब जो है आपके बहुत काम आती है। पिक ऑन का मतलब हो गया टू क्रिटिसाइज, पनिश एंड बी अनकाइंड टू अ पर्सन। फिर एक फ्रेजल वर्ब है पिक इन। पिक इन जैसा कुछ होता नहीं है। पिक ओवर, पिक ओवर का मतलब हो जाएगा टू एग्जामिन और इंस्पेक्ट थिंग्स, टू चूज द बेस्ट आइटम। आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, आप किसी शॉप में जाते हैं, वहां पर आप चीजों को उठा उठा कर देखते हैं, सारी चीजों को चेक करते हैं, पिक ओवर करते हैं उन्हें कि आप उनमें से कौन सी ले सकते हैं, आपके लिए कौन सी बेस्ट है, तो वो क्या करते हैं, आप पिक ओवर करते हैं। फिर एक फ्रेजल वर्ब आई है पिक अप। पिक अप का मतलब हो जाएगा टू गैदर और कलेक्ट। एक मीनिंग और इसका आ जाता है टू लिफ्ट, एक मीनिंग और इसका आ जाएगा टू इंक्रीज, एक मीनिंग इसका आ जाएगा टू लर्न और एक्वायर। आपने कोई स्किल जो है लर्न कर लिया, एक्वायर कर लिया, आपने उसे पिकअप कर लिया। आपकी जो कार की स्पीड है, आपकी जो बाइक की स्पीड है वो इंक्रीज हो गई, तो वो क्या हो गई, पिकअप हो गई। आपने कोई चीज रखी हुई थी, आपने उसको उठा लिया, लिफ्ट कर दिया, पिकअप कर लिया। आपने कहीं पर कुछ था उसको इकट्ठा किया और आपने उठा लिया उसको, तो आपने क्या कर लिया, पिकअप कर लिया। या फिर पुलिस आई और पुलिस ने किसी पर्सन को उठा लिया उसके घर से, तो पुलिस ने उस पर्सन को क्या किया, पिकअप कर लिया, टू अरेस्ट समवन। इन सारे मीनिंग में ही पिकअप का इस्तेमाल हो जाता है। आपको इस मीनिंग में पिकअप को लगाना था, ही पिक्ड अप द बॉक्स, या इस दूसरे वाले मीनिंग में लगा लो टू लिफ्ट। ही पिक्ड अप द बॉक्स एंड टुक इट टू हिज हाउस बिहाइंड द बंगलो एंड वाज डेजल्ड। डेजल्ड का मतलब confused with surprise to find that it contained biscuits, bangles and coins all of gold। कुछ उसमें गोल्ड के बिस्किट्स थे, कुछ बैंगल्स थी उसमें, और कुछ गोल्ड के कुछ कॉइन्स थे। 57 तोलास गोल्ड उसको मिला है, तो 195 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। यहां पर आपको पिक अप लगाना है, ये ठीक है। इसी तरह से जो है क्लोज टेस्ट को करना होता है। आप पढ़ना, आप जो है किताबों को उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। न्यूज़पेपर जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी अच्छी बात है, वरना मैं सजेस्ट करता हूं कि आप एनसीईआरटी की 6 से 10वीं क्लास तक की
किताबें ले लीजिए पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, और वो आप पढ़ना शुरू कीजिए। आपको आपकी जीके में भी हेल्प मिलेगी और आपकी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपको कहीं भी किसी भी सेशन में, चाहे इस सेशन में या किसी दूसरे सेशन में, या जो भी आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश से रिलेटेड, वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है आपसे ये सब डिस्कस करते हुए। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।